वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के MCQs की सीरीज है ये। पार्ट 2 वीडियो है ये, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो एंड कैश रेशियो आर एग्जांपल्स ऑफ विच रेशियो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और कैश रेशियो ये कौन से रेशियो के एग्जांपल्स हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एक्टिविटी रेशियो के बारे में, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, मार्केट टेस्ट रेशियो के बारे में और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। तो जल्दी से रिकलेक्ट कीजिए और वीडियो, जो लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है लिक्विडिटी रेशियो। सो करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और कैश रेशियो, इसकी मैंने वैल्यूज भी बताई हुई हैं। आप चाहें तो हमारे लिंक पे जाके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियोज की जो सीरीज पड़ी है उस पर आप जाके पढ़ सकते हैं। सो राइट आंसर इज लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो, अगर कोई बोले कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या क्या होते हैं तो क्या आंसर होगा? करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और कैश रेशियो, ये हमारे लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश enables laying down targets and standard इन मॉनिटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। मॉनिटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारे टारगेट्स को ले करना। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय वेरियस बजट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर, इसको क्या कहते हैं, क्या सिस्टम कहलाता है? विच एनेबल्स लेइंग डाउन टारगेट्स एंड स्टैंडर्ड इन मॉनिटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो इसको क्या आंसर होगा इसका? फोरकास्ट सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, बजटरी कंट्रोल सिस्टम या डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। सो राइट आंसर इज बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? बजटरी कंट्रोल सिस्टम एनेबल करता है कि हम टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स को मॉनिटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में डालें और हमारे वेरियस बजट सेंटर्स को क्या क्या काम करना है वो उसमें डिफाइन करें। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी वीडियो सीरीज में कवर कर चुका हूं, यहाँ पे हम MCQs में इसे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बजटरी कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash is a contract to buy or sell the underlying asset for a price specified today at a predetermined price। ठीक है, तो किस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बाय और सेल होगा अंडरलाइंग असेट का और प्राइस स्पेसिफाई किया गया टुडे और प्री डिटरमाइंड टाइम पे। तो इसका क्या आंसर है? देखिए, फॉरवर्ड्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में क्या होता है, ओपन में क्या होता है, लॉक में क्या होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दोनों में क्या फर्क होता है मैं ऑलरेडी वीडियो सीरीज में कवर कर चुका हूं। इसका राइट आंसर है फ्यूचर्स। ठीक है, तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट फॉर अ प्राइस स्पेसिफाइड टुडे एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम। ठीक है, प्री डिटरमाइंड टाइम में फ्यूचर्स में हम इसे खरीदेंगे। जैसे स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वैसे ही स्टॉक के फ्यूचर्स भी होते हैं। तो फ्यूचर्स हमारे मंथली फ्यूचर्स होते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स होते हैं, उनको बाय किया जाता है और एक प्री डिटरमाइंड डेट पे। ठीक है, प्री डिटरमाइंड डेट पे सपोज आपके निफ्टी के लिए आपके लास्ट थर्सडेज में एक्सपायरीज होती हैं, तो उन डेट पे हमारे फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं और उनकी प्राइसिंग जो होती है स्पेसिफिक प्राइस पे तय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स है। ऑल्दो मैंने ये कवर कर लिया वीडियो सीरीज में, आप एक बार वहां से जाके भी देखें। नेक्स्ट है हमारा कि डैश रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, इसके बारे में मैंने कवर कर रखा है, पढ़ लीजिएगा। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से कौन से हमारे लॉन्ग टर्म डेट लेनी हो तो हम किससे लेते हैं? तो डेट क्या होता है? फिक्स्ड इनकम वाले। तो इक्विटी अगर हम खरीद रहे हैं तो इक्विटी में तो फिक्स्ड होता नहीं है, कभी 4% बढ़ेगा तो कभी 20% बढ़ेगा, तो कभी -20% घट भी जाएगा, 5% घट भी जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। रियल एस्टेट हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, इसमें हमारे कूपन रेट ये सारी चीजें होती है ना, फिक्स्ड कूपन रेट, फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हमारा आंसर है लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? हमारे होते हैं बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। तो राइट आंसर इज बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स।
नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को किस पर्पस के लिए यूज करती है? ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग। सो द राइट आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। जो कॉर्पोरेट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को किस लिए यूज करते हैं भैया? जिससे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकें, फाइनेंशियल जो रिस्क है उसका एनालिसिस कर सकें और फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। तीनों चीजों के लिए वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज करते हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये रोल होता है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही लगती है। ठीक है, मैंने कवर किया हुआ है, आप प्लीज उसे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स को और क्या कहा जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स आप कभी इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में आपको एनएवी मिलता है। ठीक है, एनएवी उसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, और इसमें आपको नेट एसेट वैल्यू किस में मिलती है? उसको हम बोलते हैं यूनिट्स में। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू होती है 38 रुपीज, सपोज 38 रुपए 20 पैसा, और 38 रुपए 20 पैसा पे 100 यूनिट्स आपके अलॉट हो गए। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहे हैं? म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिल रहा है। सो द राइट आंसर इज यूनिट होल्डर्स। तो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स को हम यूनिट होल्डर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो गया? यूनिट होल्डर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डैश रिफ्लेक्ट्स वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू मार्केट स्विंग्स। इसको क्या बोलते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम्स इज कंसर्न, कि वोलेटिलिटी जो रिटर्न है उसकी वोलेटिलिटी को हमारे मार्केट स्विंग से अगर हमने रिलेट किया है। अब इसको समझिए, निफ्टी है वो ऐसे से चलता है, सपोज 1% अप डाउन चल रहा है। ठीक है, आपका स्टॉक है वो 1 से ज्यादा 2% कर रहा है। तो अगर ये मार्केट 1 चल रहा है और ये 2 चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो इसकी बात चल रही है कि वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू मार्केट स्विंग। मार्केट अगर स्विंग कर रहा है 1% और आपका स्विंग कर रहा है 2%, ठीक है, आपका स्टॉक या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलते हैं वेरिएंस अल्फा बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने न्यूज चैनल्स अगर आप फॉलो करते हैं, न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा, बोलते हैं कि हाई बीटा स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है। तो हाई बीटा स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं कि मार्केट तो लीनियर रिटर्न शो कर रहा है, 1% भाग बढ़ रहा है या घट रहा है, और उसके एवज में जो आपका पोर्टफोलियो है वो 2%, 3%, 5% उससे ज्यादा या उससे ज्यादा कर रहा है, तो वो हाई बीटा पोर्टफोलियो है। और अगर उससे कम कर रहा है तो वो लो बीटा पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बीटा, कि भैया वोलेटिलिटी हमारे रिटर्न की और मार्केट स्विंग से जो इनका कंपैरिजन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी सेविंग एलिमेंट नहीं होता। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनमें सेविंग एलिमेंट होता है वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी एंडाउमेंट पॉलिसीज कहलाती हैं। ये आपको पता होगा, सेविंग एलिमेंट होता है। ठीक है, होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है? आपकी पूरी लाइफ कवर्ड होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस में अगर आप मर गए, ठीक है, एक्सीडेंटल कवरेज होता है, कुछ कुछ डिजीज इलनेस बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, अगर उसमें आप मर गए उस पर्टिकुलर टर्म में, 30 इयर्स का पीरियड है, इसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है किन्हीं किन्हीं प्री डिटरमाइंड इलनेस से या जो भी पेरिल्स उन्होंने लिख रखे हैं उनसे, तो आपका पूरा पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। मगर अगर 30 इयर्स एग्जॉस्ट हो गए, 31 ईयर हो गए उस पॉलिसी को, 1 साल हो गया उसे खत्म किए, फिर कुछ होता है तो कुछ नहीं मिलता। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा सारा का सारा चला जाता है टुवर्ड्स योर रिस्क कवरेज। ठीक है, तो ये हमारा टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें कोई भी सेविंग एलिमेंट नहीं होता। सो राइट आंसर इज टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किन इक्विटी फंड्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो प्राइमरीली इन्वेस्ट करते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में। ठीक है, वेल एस्टैब्लिश्ड मतलब लार्ज कैप कंपनीज। तो राइट आंसर इज लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि हमारे वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में ही फॉलो करते हैं पैसे को।
ठीक है, जो फ्लो आता है पैसे का वो लार्ज कैप कंपनीज में जाता है। सो राइट आंसर इज लार्ज कैप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हमारे रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं होती हैं। सो राइट आंसर देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, सो राइट आंसर इज इन्वेस्टिंग है नहीं, ठीक है, फाइनेंसिंग है नहीं, ऑपरेटिंग और फंक्शनल में क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो राइट आंसर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं किसी भी फर्म की, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एफडीआई इज एन इंपॉर्टेंट रूट फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम। एफडीआई से फंड्स कौन रेज करता है, मतलब एफडीआई इज एन इंपॉर्टेंट रूट फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम, किन से फंड्स लेने के लिए एफडीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर शुड बी डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, फॉरेन सोर्सेज या बैंक्स। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, एफडीआई का फुल फॉर्म पता है तो आंसर इज वेरी इजी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन सोर्सेज से अगर आपको पैसा चाहिए, फंड्स करने हैं, तो उनको बोलिए कि आप एफडीआई के थ्रू आइए। ठीक है, सो राइट आंसर इज एफडीआई is an important route for raising funds from foreign sources. आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी एंड आप लोग इसको लाइक करेंगे, प्लीज रिव्यू, है ना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।